हेलो एवरीवन। आज हम लोग छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम है ना, छत्तीसगढ़ वाले छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम जो 2016 में हुआ था, उसका मैथमेटिक्स पार्ट का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। पूरे 20 के 20 क्वेश्चन एग्जाम में उसको किस तरीके से सॉल्व करना रहता है वैसा बताते हुए मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करते चलूंगा। ठीक है, इसका पोस्ट आने का है, तो जब भी इसका पोस्ट आएगा प्रीवियस ईयर एग्जाम तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, कुछ हमारा प्लेलिस्ट प्रॉपर बना हुआ है, उनको भी आप जरूर देखिएगा। और जल्दी अब हम लोग मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स की तरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो अभी आप लोग जो भी सी जी टेट या फिर है ना सी टेट मतलब सेंटर वाला टेट एग्जाम, टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसको भी आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। और बाकी मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड आपको चाहिए तो उसको भी जरूर अटेंड कीजिएगा, क्रैश कोर्स की तरह रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। देखिए 20 क्वेश्चन होते हैं 71 टू 90। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है। ठीक है, देखिएगा एवरेज क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर्स, है ना, मतलब एज भी है एवरेज भी है, इसमें आपका दोनों टॉपिक इंक्लूड है। सिंपल सा है। एवरेज में हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा एवरेज होता है वो क्या होता है, टोटल जितने भी आपके पास क्वांटिटीज हैं सबका टोटल अपॉन नंबर। अगर वही मेरे को इसमें टोटल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, नंबर में एवरेज को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ए और बी का एवरेज 20 ईयर्स है, इसका मतलब क्या है कि ए का एज जितना होगा बी का एज जितना होगा, मैं टोटल किया डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये मेरा 20 ईयर्स आ रहा है ना। मतलब इस 2 को अगर मैं इधर भेज दूँ तो ये मेरे को दोनों का सम पता चल गया क्या। ए प्लस बी का एवरेज कितना है, 2 इंटू 20 है ना, 2 इंटू 20 मतलब कितना है 40। ठीक है, अगला लाइन क्या है, इफ सी वर टू रिप्लेस ए, मतलब अगर सी है वो ए की जगह पर आ जाता है ना, ए यदि सी ए का स्थान ले लेता है तो द एवरेज वुड बी 19, मतलब यहाँ पर सी आ गया, ए की जगह पर सी आ गया, बी तो बी ही है, तो जो एवरेज है वो 90 हो गया, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा 2 इंटू 19 मतलब कितना 38। ठीक है, अगला क्या है, इफ सी वर टू रिप्लेस बी, अगर जो सी है वो बी की जगह पर आता तो एवरेज 21 हो जाता, मतलब यहाँ पर क्या हो जाता ए, अब बी की जगह पर सी आ गया तो एवरेज कितना हो गया 21, 2 इंटू 20, 2 लिखा है ना, अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 42। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि अगर यहाँ पर मैं इन तीनों को सम कर देता हूँ, ठीक है, 2 टाइम्स ए है 2 टाइम्स बी है 2 टाइम्स सी है, एक्चुअली में क्या हो गया 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। और इधर की तरफ अगर मैं इन सबको सम करता हूँ तो ये 2 को इसमें दो दो 40 हो जाएगा, 40 मिला के कितना हो गया 120 हो गया। अब इस 2 को से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया, 2 को डिवाइड कर दिए आ गया 60। ठीक है, अब आपको तीनों का सम का वैल्यू पता है, इंडिविजुअल किसी के भी दो का वैल्यू पता है, ए प्लस बी का पता है, सी प्लस बी का पता है, ए प्लस सी का पता है, जिसका भी पूछे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए का सबका अलग अलग दिया हुआ है एज ऑप्शन में, तो हम लोग ए का ही निकाल लेते हैं, है ना। इसमें से अगर मैं ये पहले वाले इक्वेशन को माइनस कर दूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को इसी में माइनस कर दूँ, माइनस ये क्या कर दिया मैं माइनस ए प्लस बी वाले को माइनस कर दिया, तो इधर की तरफ इसमें माइनस क्या हो जाएगा 40। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, सॉरी सी सी सॉरी ना, ये ए प्लस बी को नहीं, सी वाले को मेरे को ए को बचाना है, तो जिसमें बी और सी है इसको मुझे माइनस करना है। ठीक है, जिसमें बी और सी है ये सेकंड वाले में, इसको आप यहाँ पर कर दो सब्ट्रैक्ट माइनस, तो अब इसमें से आपका बी और सी माइनस हो जाएगा और इधर की तरफ कितना है 38। ठीक है, अब यहाँ पर बी और सी दोनों कैंसल आउट हो गया तो बचेगा क्या, ए बचेगा, और 60 में से आप 38 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या बच जाएगा 22। ए का एज कितना है 22 ईयर्स है, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ये एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या किया हमको ए प्लस बी प्लस सी तीनों का वैल्यू एक साथ पता चल गया, उसमें से हम किसी भी दो का घटा देंगे तो तीसरे का निकल जाएगा, है ना, तो हम लोग सी और बी का घटा दिए तो हमको जो बचा वो ए का बच गया, ये आपका आंसर हो गया पहले। ठीक है, और हमको ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 22 ईयर है ए का एज, तो वही है, सबको निकालने का नीड नहीं है ना, निकालना चाहेंगे निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर आप ए की जगह में 22 पुट कर देंगे तो जितना 18 बचेगा वो आपका बी का एज हो जाएगा। ठीक है, बट इतना नीड नहीं है। चलिए अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द गिवन फिगर विल बी, है ना, सॉरी द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द गिवन फिगर विल बी। ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अब देखिए सिंपल सा है, ये हिंदी में भी जब ऑप्शंस आपके सेम रहेंगे ना तो यहाँ स्पेस चाहिए मुझे, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन को जो मेन है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों किया हूँ, बाकी जो ऑप्शंस है उसको बस इंग्लिश में रहने दूंगा। ठीक है, जहाँ नीड होगा तो मैं हिंदी में भी प्रोवाइड करूँगा। अब देखो ये आपको क्या दिया हुआ है 54 43 38, और ये एक कुछ एंगल है, मान लो कि इस पे एंगल डी बोलते हैं, इस पे एंगल एक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस एंगल एक्स को फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको पता है ना कि अगर मैं इस पूरा एंगल को ऐसा करके देखता हूँ, ठीक है, पूरा एक अगर मैं राउंड करता हूँ तो ये हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बोलता हूँ कि ये एंगल डी, मतलब ये जो
अंदर की तरफ है एंगल डी। इसमें अगर मैं एंगल एक्स को ऐड करता हूँ तो ये मेरा कितना हो जाना चाहिए, 360 डिग्री हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये जो मेरा एंगल डी है ये एक्चुअली में क्या है देखो, है ना। और एक इसमें 4 एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल मतलब चतुर्भुज, है ना, जिसके भी 4 भुजा होते हैं, अंदर का जितना एंगल होता है सबको जब भी आप सम करते हो तो आपका एंगल कितना बनता है, टोटल 360 डिग्री। चतुर्भुज के अंदर का सभी एंगल 360 डिग्री। मतलब एंगल ए ये ऊपर वाला, है ना, एंगल बी ये लेफ्ट वाला, प्लस एंगल सी और एंगल डी, अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो भी 360 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एंगल डी इसमें भी है। ठीक है, समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ, एंगल डी इसमें भी है, एंगल डी इसमें भी है, और इधर भी 360 है, इधर भी 360 है, मतलब जो बचा हुआ रहा वो तो इक्वल रहेगा, है ना। मतलब ये जो एंगल एक्स है ये किसके बराबर है, एंगल ए प्लस बी एंगल सी के, है ना। मतलब ये जो एंगल एक्स है ये किसके बराबर है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, इसको अगर हम लोग दूसरी तरीके से देखें तो ऐसा देखिएगा, ये जैसे एक हमारा एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, तो इनको इसको इसको और इसको मिलाकर, है ना, इस एंगल को मिलाकर 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मतलब 360 में से जब मैं इन तीनों को हटाऊंगा तो वो क्या बचेगा, डी का एंगल बचेगा। और सिमिलरली वही अगर मैं 360 में से एक्स को माइनस करूंगा तो जो बचेगा, है ना, डी प्लस एक्स, ये भी 360 हो रहा है, इसलिए ये दोनों आपका इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, डी में अगर आप इन तीनों को जोड़ रहे हो तो भी आपका 360 है, या फिर डी में अगर आप सिर्फ एक्स को जोड़ रहे हो तो भी 360। मतलब एक्स का वैल्यू किसके है, एंगल ए बी और एंगल सी के बराबर है। तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी क्वेश्चन में ही आपको गिवन है। एंगल ए आपका कितना है, 54 डिग्री। ठीक है, एंगल बी कितना है आपका 43 डिग्री, और एंगल सी कितना है आपका 38 डिग्री। ठीक है, सबको बस सम कर दो, 7 7 8 15 5 1 कर दिए, 4 4 8 और 8 5 13, मतलब 135 डिग्री। इसका आंसर क्या हो गया ये। ठीक है, देखिए अभी लाइव नहीं है ये वाला क्लास, बट जो भी डाउट रहेगा क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा, तो हम लोग जब लाइव मिलेंगे ना 20 से, जो भी डाउट रहेगा मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, 20 में से देखिए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर एंड विड्थ 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है जो 35 सेंटीमीटर लेंथ है, 28 मीटर का विड्थ है। अब इसमें से एक सेमी सर्कल कट किया गया दोनों साइड से, है ना, इधर से भी सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल दोनों तरफ से कट किया गया है। तो द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इज, है ना, ये जो रेखांकित भागे का क्षेत्रफल, क्वेश्चन वही है, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस ले रहा हूँ। देखिए सिंपल सा है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं मिटा होता तो ये एक रेक्टेंगल की तरह होता। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं बोलता हूँ शेडेड एरिया, है ना, जो शेडेड एरिया है, देखो अगर कुछ नहीं मिटा होता तो ये एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होता, रेक्टेंगल एरिया। लेकिन इसमें से आधा आधा करके दो सेमी सर्कल, है ना, आधा आधा करके माइनस करते हैं दो हाफ सर्कल। ठीक है, दो हाफ सर्कल मतलब एक फुल सर्कल हो जाएगा। तो एरिया रेक्टेंगल का, इसमें से हमको माइनस करना है एरिया सर्कल। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, ये आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ आपको पता है कितना है 35, ब्रेड्थ आपको पता है कितना 28। ठीक है, अब इसमें से पाई मतलब कितना 22/7, और आर इसका रेडियस कितना है, देखिए रेडियस मतलब इसका आधा, है ना, रेडियस मतलब डायमीटर का आधा, है ना, तो यहाँ तक रेडियस कितना हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कर दो 14 ठीक है, अब देखो इसको हमको पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, हमको पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसको यूनिट डिजिट के शॉर्टकट से बना सकते हैं। यूनिट डिजिट का शॉर्टकट मतलब हम लोग बस यूनिट डिजिट चेक करेंगे, सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं ऑप्शन में, तो हमको यूनिट डिजिट पता चल जाएगा। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक पता चल जाएगा तो उससे हम लोग पूरा निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसमें से कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, जो भी आपका आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट में कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा यूनिट डिजिट में 0 रहेगा। ठीक है, सिंपल सा है, मेंसुरेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए माइनस, है ना, अब इसको अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये इसका यूनिट डिजिट है। ठीक है, 7 2 जा। ठीक है, और अब यहाँ पर अगर आप इसका यूनिट डिजिट देखते हो तो 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, है ना, मतलब यहाँ पर इनका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। तो किसी भी ऐसे नंबर में जब यूनिट डिजिट 0 है ना, बड़ा ही नंबर दिख रहा है यार, 35 इंटू 28, 22 से 2 टाइम्स तो ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, और 14 टाइम्स, और अब देखिए 14 2 जा 28, और ये इससे छोटा ही है 22।
तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यूनिट डिजिट में 0 माइनस यूनिट डिजिट में 6, जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट में 4 ही रहेगा, है ना, 4 ही रहेगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट में 4 है, तो आपका आंसर वही आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, इसको अगर हम लोग पूरा सॉल्व भी करना चाहेंगे तो हमको इतने करने की नीड नहीं है। और ये आपका 35 इंटू 28 है। अब यहाँ पे आप 2 को 14 में मल्टीप्लाई कर दोगे 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 आपका निकल गया कॉमन। पहले वाले में कितना है 35 है, अगले वाले में कितना है 22 है। ठीक है, इसको आप माइनस कर दोगे, ये कितना आपका बचेगा 28, और 35 में से अगर आप माइनस करोगे बचेगा कितना 13। ठीक है, फिर से आप इसको पूरा करोगे, आपके ये आंसर आ जाएगा 360। ठीक है, यही बचेगा। बट ये हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट शॉर्टकट। अभी हम लोग जब फिर से पढ़ेंगे ना, अभी हम लोग मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स की तरह करेंगे बीच से, तो यूनिट डिजिट वाला पढ़ेंगे, या आपको यूनिट डिजिट या फिर साइक्लिसिटी नाम से मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन का अगला देखिए, सिंपल सा है, आपका रेशियो का प्रॉब्लम है। इजीएस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं रेशियो। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2, है ना, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 में है, तथा खर्च का अनुपात 5:3 में है। ठीक है, इफ बोथ सेव्स ₹200 देन इनकम ऑफ ए इज। सिंपलेस्ट का क्वेश्चन है रेशियो का। देखिए, इनकम, आप जब इनकम में से, इनकम मतलब आपका जितना आय है उसमें से जब आप, ठीक है, अपना खर्च को निकाल दोगे तो जो आपके पास बचेगा वही तो आपका सेविंग होगा। ठीक है, अब देखो ए और बी का इनकम, इनकम क्या है, पहले वाले का अगर 3x है तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना, ये इनका इनकम है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर कितना है बताओ, पहले वाले का अगर ए और बी, ठीक है, पहले वाले का अगर 5y, ठीक है, सेम रेशियो नहीं है, अलग अलग दो रेशियो, इसलिए यहाँ पे मैं एक्स ना लिख के अलग एक वेरिएबल लिया हूँ y। पहले वाले का 5y है तो दूसरे वाले का 3y। अब क्या कहा गया है, दोनों का जो सेविंग है, सेविंग मतलब कि पहले ये ए का ना 3x कमाए हैं, 5y खर्च हो गया, तो बचा कितना 220 क्वेश्चन में दिया है। दूसरा वाला क्या है आपका, कि दूसरा वाला 2x कमाए हैं जो बी है, और इसी में आपका क्या है 2x कमाए हैं और 3y खर्च हो गया, तो बचा कितना है 200 रुपीज। ठीक है, दो इक्वेशन दो अननोन। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे पूरा मत सॉल्व करो, आपको ए के लिए पूछा गया है तो ए का इनकम मतलब आपको एक्स का वैल्यू पता करना है, तो वाई को कट करने का ट्राई करो, है ना, वाई को कट करने का ट्राई करोगे। कैसे करोगे, पहले तो दोनों के वाई वाई को बराबर कर दो, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ लिखूंगा तो शायद दिखेगा नहीं मेरे पीछे, है ना, तो थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूँ। ऊपर वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल टू 600। ठीक है, नीचे वाला क्या बच जाएगा 10x माइनस 15y, और ये क्या हो गया 1000। ठीक है, अब इसको इससे आप माइनस कर दो, तो बचा क्या, इधर बचा x, ठीक है, इधर बचा कितना x, और यहाँ क्या बचेगा 1000 में से 600 गया मतलब 400। तो ये हमारा वैल्यू नहीं है, ये हमारा किसका वैल्यू है x का। और a का इनकम क्या है, इस इनकम, a का इनकम क्या है आपका 3x, है ना, 3x मतलब कितना 3 इंटू 400 कितना हो जाएगा आपका 1200। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर लगे फास्ट हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में कमेंट आया था कि एग्जाम के हिसाब से थोड़ा फास्ट और थोड़ा शॉर्ट में बताने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, अ ट्रेन कंप्लीट्स अ जर्नी विदाउट स्टॉपेज इन 8 आवर्स। मतलब एक ट्रेन है, वो अगर कहीं पर नहीं रुक रहा है तो 8 घंटे में अपना जर्नी कंप्लीट करता है। इफ वी हैड ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर फास्टर पर आवर, मतलब हम अभी जिस स्पीड से चल रहे हैं उससे 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा तेज चलेंगे, तो इट वुड हैव डन जर्नी इन 6 आवर 14 मिनट। ठीक है, 6 घंटे 40 मिनट में हो जाएगा। तो ओरिजिनल स्पीड ट्रेन का कितना था, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, यहाँ स्पेस लेते हैं, सिंपल था, टाइम एंड वर्क का, सॉरी स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखिए, एक चीज़ तो मेरे को यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जब हम लोग सेम जर्नी का बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस तो इक्वल है ना, डिस्टेंस तो आपका इक्वल है। ठीक है, अब जब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, पहले वाले केस के लिए स्पीड इनटू टाइम इक्वल है, दूसरे वाले केस के लिए स्पीड इनटू टाइम है ना, डिस्टेंस तो यही होता है। अब देखिए, पहले वाले की स्पीड मान लो s1 है, ठीक, टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 आवर्स। सेकेंड वाले का स्पीड कितना है, पहले वाले की स्पीड से अगर हम लोग 5 घंटे ज़्यादा तेज चलें तो, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब टाइम कितना है 6 आवर 40 मिनट, जब हम लोग एक तरफ आवर में ले रहे हैं
तो इसको भी हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 6 आवर 40 मिनट। अब इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 6 आवर 40 को हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं तो ये भी आवर में हो जाता है, मतलब ये 2/3 हुआ। ये क्या हो गया, 6 और प्लस 2/3। और सॉल्व करके लिखिए, 3 छक 18, 18 दूनी 20, ये क्या हो गया 20/3। ठीक है, ये आपका टाइम क्या लिखा गया 20/3 आवर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक ही इक्वेशन है, एक ही अननोन है और वही चीज़ हमसे पूछा भी गया है। ठीक है, ऐसा नहीं पूछा गया है, इसको हम लोग आगे सॉल्व करना चाहेंगे, इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा थोड़ा कैंसिल आउट कर लीजिए, 4 2 जा 4 5 जा। ठीक है, 3 को इधर की तरफ मल्टीप्लाई तो ये क्या हो गया 6, ना क्या हो जाएगा 6s1 मतलब इनिशियल वाला स्पीड। अब यहाँ पर ऊपर 3 तो हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर दिए, बचा क्या है यहाँ पर 5, ये क्या हो गया 5s1 प्लस 25। एस एस वाला टर्म एक तरफ आ गया, 6 में से 5 माइनस हो गया है ना, ये क्या बचा s1, इधर की तरफ क्या बचा 25। यही तो पूछा गया था। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, यही की है ना, इधर तरफ 6s1 है, इधर तरफ 5s1 है, इसको इससे माइनस कर दिए, 6 में से 5 जाएगा, एक ही बचेगा और इधर क्या बचा है सिर्फ 25। ये जो 3 था इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, 2 वाला था 6 हो गया ना। चलिए ठीक है, आगे द एरिया ऑफ सर्कल सी गिवन इन द फिगर इज 9 पाई। ये जो सर्कल है इसके अंदर का जो एरिया है ये आपका 9 पाई है। तो आपको इस स्क्वायर का एरिया बताना है पी क्यू आर एस का। ठीक है, सिंपल सा है मेंसुरेशन, जहाँ आपको एरिया वगैरह पूछेगा मेंसुरेशन का प्रॉब्लम रहेगा, एंगल वगैरह पूछेगा ज्योमेट्री का प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, अब देखो ये आपका जो एरिया है ना, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसी चीज को आपको क्या दिया है 9 पाई दिया है। ठीक है, मतलब आपको आर स्क्वायर का मतलब अगर 9 है, इसका मतलब आर का मतलब 3 हुआ। ठीक है, अब जब रेडियस 3 है तो डायमीटर कितना होगा 2r मतलब 6। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 3 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 होगा। अब ये क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वर्ग जो जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक भी 6 होगा, है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अगर एक साइड ए है तो दोनों मतलब एरिया क्या हो जाएगा उसका ए स्क्वायर, तो 6 × 6 क्या हो जाएगा 36। ठीक है, ऑप्शन सी जिस भी यूनिट में दिया है ना, यूनिट कुछ नहीं दिया है। ठीक है, देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है बट इसमें हल्का सा मुझे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लगा है, बट एक बार आप लोग और वेरीफाई कीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें से कौन सा कथन सत्य है बोला है ना, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, रेक्टेंगल मतलब आयत है ना, यदि ये आपको मैं बता दूं, ये जो आयत रेक्टेंगल क्या होता है, आमने सामने का पैरेलल भी होता है और आमने सामने का इक्वल भी होता है। जब इक्वल है तो इसका जो डायगोनल है, ठीक है, इसका डायगोनल बाइसेक्ट एक दूसरे को बराबर बांटता है क्या पूछा है, तो यस है ना, ये दोनों एक दूसरे को बराबर बांटता है, क्योंकि ये सामने वाला सामने वाले के बराबर है, ये सामने वाला सामने वाले के बराबर। तो जब आमने सामने बराबर भी है पैरेलल भी है तो इसके अंदर के जितने भी डायगोनल बनेंगे बराबर बनेंगे और बीचों बीच ही काटेंगे। पहला वाला तो बिल्कुल सही है। एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, है ना, रोम्बस मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये सम चतुर्भुज को रोम्बस बोलते हैं, है ना, यहाँ पे समलंब लिख दिया है। ठीक है, जो भी सम चतुर्भुज होता है चारों भुजा बराबर होते हैं, आमने सामने के पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे आमने सामने का पैरेलल है वही आपका पैरेललोग्राम कहला जाता है। ठीक है, आमने सामने का पैरेलल है तो पैरेललोग्राम कहलाएगा, अगर सब बराबर है तो रोम्बस कहलाएगा, और अगर सिर्फ आमने सामने का बराबर है, ठीक है, अगर ये सिर्फ आमने सामने का बराबर है तो पैरेललोग्राम, सब बराबर है तो उसमें रोम्बस बोल दीजिए, और इसमें 90 डिग्री बन रहा है तो रेक्टेंगल हो गया। अब 90 डिग्री में अभी आपका सब बराबर है तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो जो भी आपका रोम्बस, रोम्बस मतलब चारों भुजा बराबर आमने सामने का पैरेलल रोम्बस है, और पैरेललोग्राम के लिए सिर्फ आमने सामने का पैरेलल होना जरूरी है। ठीक है, पैरेलल और बराबर, तो जो भी रोम्बस है वो पैरेललोग्राम है ही। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल है ना, यहाँ पर समलंब लिखा है, समलंब ट्रापेजॉइड को बोलते हैं। ठीक है, हिंदी नाम इसे एक बार देख लीजिए, समलंब समान रूप से जो लंब बनता है। ठीक है, इसमें आप कहीं पे भी लंबवत इसमें खींचेंगे परपेंडिकुलर तो समान बनेगा। ठीक है, दो लाइन पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल whose four sides are equal is a square, है ना, क्या है, जो भी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर है क्या वो वर्ग है, नहीं। देखिए जैसे कि
इसके चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन ये क्या है 90 डिग्री नहीं बन रहे हैं, इसको हम लोग वर्ग नहीं बोलेंगे, है ना। चतुर्भुज की चारों भुजा तो बराबर हैं, लेकिन ये वर्ग नहीं है, ठीक है। क्यों? जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो रोम्बस को, चारों भुजा बराबर है लेकिन ये वर्ग नहीं है, इनमें 90 डिग्री होगा तब वो वर्ग। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। क्या रोम्बस के डायगोनल बराबर हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको देखोगे तो यहीं पर आपको दिख जाएगा, ये वाला डायगोनल छोटा दिख रहा है और ये वाला डायगोनल बड़ा दिख रहा है ना। ये क्या है, इक्वल तो नहीं है। अगर आप इसको और ऐसा मान लो, आप यहाँ से दबाते जाओगे, यहाँ पे लाइन्स तो पैरेलल रह जाएंगी, ये लाइन छोटा होता जाएगा और ये वाला डायगोनल बड़ा होता जाएगा, तो डायगोनल रोम्बस का इक्वल नहीं है। कौन सा सही है? पहला सही है और दूसरा सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड आंसर, ठीक है। ये आपको मैं जो क्वाड्रिलेटरल है इनका मैं नाम एक बार दिखा दूंगा, इसको आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे फिर से, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म व्हेन रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर इज रोल्ड अराउंड अ लॉन्गर साइड विल बी। आपको एक, देखिए, एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप 22 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है, लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है, मतलब जिधर उसका भुजा लंबा है उधर से मोड़ेंगे, और उसको एक क्या है बेलन की तरह बना रहे हैं, उसका आयतन क्या होगा? जैसे अगर ये हमारा पेपर है तो हम लोग इसको इसके लंबे, है ना, मतलब अगर ये हमारा 22 सेंटीमीटर है और ये कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो इस 22 के साइड से मोड़ेंगे और इसको मोड़ के हम लोग एक इस तरीके से बेलन बना लेंगे, है ना। अब इसको हम लोग इस तरीके से एक बेलन बना लिए। अब क्वेश्चन में आगे कैसे करेगा, ये थोड़ा ठीक करते हैं। अब है ना, ये जो इसका ये है, ठीक है, मतलब जो इसका बेस है, ये तो हमारा ये 22 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है। हाइट तो इसका हम लोग समझ गए, चलो 15 सेंटीमीटर। तो जो स्ट्रेट लाइन में 22 सेंटीमीटर था, जब हम लोग उसको सर्कल की तरह करेंगे तो उसका जो डायमीटर है या रेडियस है वो कैसे निकलेगा? तो पेरीमीटर हमारा, जो हम लोग एक टर्म यूज करते हैं पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर क्या होता है? हम लोग एक रस्सी मान लो यहाँ से लेते हैं और उसको यहाँ तक से खींचते हैं, तो जो आएगा वो उसका लेंथ है। और उसी को अगर हम लोग इसमें करते हैं सर्कल में, एक पॉइंट से रस्सी लिए घुमा के दूसरे पॉइंट तक ले गए, तो वो उसका पेरीमीटर कहलाता है, जो इसका लेंथ है। तो इसमें हम लोग इसका जो लेंथ है वो इसका पेरीमीटर बन जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर या कहिए पाई डी। यहाँ से हम लोग इसका ना, ये पेरीमीटर सर्कल का कितना है 22 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग लंबे के अकॉर्डिंग रोल किए हैं। 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, 22/7। और यहाँ पे हमको आर का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब आर का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे जो जो कट रहा है तो आप काट दीजिए, 22/22 कट गया, है ना। ये 7/2 हो जाएगा। आर मतलब क्या हो गया 7/2, ओके। अब हमको रेडियस तो निकालना नहीं था, हमको क्या निकालना था? इसका वॉल्यूम। देखिए, आप सरफेस एरिया का इसको निकालिए, इसका एरिया कितना होता है सर्कल का, उसको एच हेड तक उठा दीजिए तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। जैसे मैं यहीं पर फॉर्मूला सबको यहीं पर लिखूंगा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये देखिए, हम लोग ऊपर वाले से क्या निकाले थे, ऊपर वाले से ये निकाले थे कि 22 मतलब क्या है 2, 22/7, और यहाँ पर आर मतलब आर का वैल्यू मेरा कितना आ रहा था 22 कट गया था तो 7/2 आ रहा था। अब मेरे को वॉल्यूम निकालना है ना। वॉल्यूम मतलब सर्कल सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ये 2 लिखा गया है, 2 नहीं है, स्क्वायर की तरह है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब कितना 22/7, 22/7। आर का स्क्वायर मतलब कितना 7/2, 7/2 दो बार लिख देता हूँ, ठीक है। और एच, एच आपको कितना दिया हुआ है 15। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक बार 7 से 7 कट जाएगा, एक बार 2 से आपका 11 हो जाएगा, है ना। जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 57.5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसका इंग्लिश थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको हिंदी में पढ़िएगा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। किसी जार में लाल, सफ़ेद और नीले रैपर वाली टॉफी रखी थी। लाल रैपर की संख्या सफ़ेद रैपर की 4/5 है ना, 4/5 है। और सफ़ेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या है कि 3/4। यदि कुल रैपर कितने हैं 470 हैं, तो नीले रैपर कितने हैं, ठीक है। देखो, 3 कलर का रैपर है, कौन कौन सा है? एक है आपका रेड, ठीक है, दूसरा आपका क्या है वाइट, और तीसरा आपका क्या है ब्लू। देखो, अब यहाँ पे हम लोग अंत में कंपेयर किससे कर रहे हैं? ब्लू नीले रैपर से, है ना।
जैसे क्या कहा गया है, सफेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या की 3/4। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेरा ब्लू रैपर x है तो मेरा व्हाइट रैपर कितना होगा, 3/4 ऑफ x होगा, है ना। वैसे लिखा हुआ है, पढ़ो। लाल सॉरी सफेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या की 3/4। और एक चीज क्या लिखा हुआ है, लाल रैपर की संख्या सफेद रैपर की संख्या की 4/5। मतलब जो लाल है ये 4/5 तो है, बट किसके, इसके ना 3/4 के। अब यहाँ से हमारा एक सिंपल सा रेशियो निकल जाएगा। तीनों को जब हम लोग सम कर रहे हैं तो 470 आ रहा है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, ये जब 4 ऊपर नीचे दोनों में तो कट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग सबको सम करते हैं, 3/5x प्लस 3/4x प्लस x इक्वल टू क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 470, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना, नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। मान लो ऊपर में हम लोग x का भी कॉमन निकाल दिए, मतलब 5 4 जा 4 3 जा 12, 4 5 जा ये क्या हो गया 15, और यहाँ पे बचा कितना 1। सबको हम लोग ऐड सॉरी 20 नीचे कुछ नहीं है तो 20, तो 20 15 और 12 सबको हम लोग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 47x/20 इक्वल टू 470। 47 10 जा और ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा x इक्वल टू 200, है ना। यहाँ 10 बचा था, 20 मल्टीप्लाई कर दो 200। और x ही तो आपका ब्लू का वाला पूछा ना, ब्लू पूछा क्या गया है, ब्लू में कितने हैं, ब्लू में कितने हैं 200 है, ये चीज़ तो पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है एवरेज का। इसको आप नॉर्मल भी बना सकते हो, या फिर जब हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे तो थोड़ा इसका इजी मेथड भी सीखे थे, आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 16, है ना। आपको 5 कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद आने वाला एक, तो या तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। इसको एक्स प्लस 3 और ये x प्लस 4, 4 को ऐसे 5 को ऐसे जोड़ोगे, 5 से डिवाइड करोगे, और फिर यहाँ पर आप क्या करोगे 16 से इक्वेट कर दोगे, x का एक वैल्यू निकलेगा, फिर जब आप x प्लस 4 करोगे तो आपका हाईएस्ट वैल्यू निकलेगा, है ना। या फिर जैसे मैंने आपको बताया था, नंबर को इस तरीके से लीजिएगा कि बराबर बराबर दोनों तरफ बढ़े। 5 नंबर है, बीच वाले नंबर को लिए x, और सारे के सारे नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं, ऑड होता तो हम लोग दो दो का डिफरेंस देते, ठीक है। ये ऐसा लिए और बाकी के दो नंबर को पीछे की तरफ ले लिए, ठीक है। इसको ऐसा करने का बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सभी नंबर के बीच में एक एक का गैप है ना, और सब नंबर आप ये 5 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे एवरेज इसको लिखोगे। अब इसको ऐसे बराबर बराबर बीच से बांटने का क्या बेनिफिट होता है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशन नहीं करना पड़ेगा, ये हमेशा +2 -2 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, और x उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स होगा जितने नीचे लिखा हुआ है ना। ये इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ 5x/5 16, तो ये 5 और 5 कट गया, x हमेशा एवरेज के बराबर हो जाएगा, x इक्वल टू 16, ठीक है। जब एवरेज दिया हो तो x हमेशा एवरेज के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है आपका x+2, हाईएस्ट नंबर पूछा है ना, ठीक है। हाईएस्ट क्या है आपका x+2, मतलब x कितना है आपका 16 + 2 कितना हो गया आपका 18, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ अलग है ना। द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड 1018 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें हम लोग ऐसा कौन सा छोटा सा नंबर ऐड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो या तो आपको परफेक्ट स्क्वायर अगर याद है 30 40 तक का तो आप बता सकते हो, बट यहाँ पे देखेंगे हम लोग थोड़े दिन बाद एक क्लास देखेंगे, है ना, वैदिक मैथमेटिक्स से हम लोग किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ मैं आपको अभी बेसिक मेथड बता रहा हूँ। जैसे हमको जो बेसिक सबसे बेसिक जो मेथड होता है स्क्वायर निकालने का, ऐसा आपको जितना दिया है ना 1 0 1 8 दो दो के पेयर में बांट लो। अगर दो दो के पेयर में नहीं बन रहा है तो सामने 0 लिख के बांटोगे, ऐसा दो दो के पेयर में बांटिए। फिर एक कुछ ऐसा नंबर लो जिसको जब आप उसी से मल्टीप्लाई करो तो ये दो वाले से कम ही हो या बराबर हो, है ना, ज़्यादा मतलब 3 3 जा कितना होता है 9, जितना आप नंबर लिए हो यहाँ पर लिखो, ठीक है। अब इन दोनों को सम करोगे, कैसा लिखोगे 6, यहाँ पे कितना बचा 1, ये कितना बचा 1, और ये 8, दो दो का पेयर एक है ना। अब यहाँ पर आपको फिर से एक ऐसा नंबर लेना है, जैसे यहाँ पर आप एक नंबर लोगे, फिर जब आप उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो 61 × 1 इस नंबर से छोटा हो, है ना, या तो बराबर हो। अगर आप स्क्वायर निकालते चल रहे हो 61 × 1 करोगे तो 61 हो गया, काफ़ी छोटा हो गया, लेकिन हमको इससे जस्ट बड़ा वाला परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, है ना। तो हम लोग एक कोई यहाँ पर परफेक्ट नंबर लेते हैं, यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ 6 × 2 अगर मैं करता हूँ 6 × 2 अगर मैं करता हूँ
ये क्या हो जाएगा 2। 6 इंटू 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12। मतलब अगर ये नंबर 124 होता तो ये डिवाइड हो जाता। ठीक है, ये कितने के लिए कम है, ये कितने के लिए कम है, 6 के लिए, है ना। आपका 6 बच जा रहा है। अगर ये नंबर 6 ज़्यादा होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। अगर आप करके देखना चाहोगे 1018 प्लस अगर आप 6 करते तो ये आपका इससे 6 ज़्यादा है ना, मतलब 1024। ये किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है। ठीक है, करके देखिएगा 32 स्क्वायर। यहाँ हम लोग क्या, अगर हमसे पूछता कि कितना नंबर घटाएं, है ना, कितना नंबर घटाए, तो हम लोग यहाँ क्या करते 61 लेते। ठीक है, फिर ये कितना एक्सेस हो रहा है वो हमको पता चल जाता। ठीक है, तब वो किसका होता, 31 के स्क्वायर से होता। चलिए, ठीक है, अगर किसी का डाउट रहेगा तो पूछिएगा कि हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं। एक बेसिक मेथड भी देखेंगे और एक वैदिक मेथड भी देखेंगे। ठीक है, जल्दी परसेंटेज का सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन है, द नंबर x, है ना, द नंबर x एक्सिड्स अनदर नंबर बाय y। जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं, सबसे पहले हमको उसी को 100 मानना है। ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पर आप फॉर्मूला बहुत सारा याद करोगे, उतने का नीड नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। x y से 25% ज़्यादा है, मतलब अगर x 100 होता तो y कितना होता 125। तो y x से कितना कम है, कम तो वही है 25, 25 ज़्यादा है 25 कम है। लेकिन अब हमारा कंपेयर करने का क्वांटिटी चेंज हो गया, देन x, है ना। देन के बाद जो लिखा था वो नीचे की तरफ होता है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, 125 से। परसेंटेज निकालना है तो हमको मल्टीप्लाई, ये कितना 25 5 जा 5 20, क्या हो जाएगा आंसर 20%। ठीक है, सिंपल सा। क्लियर है ना, अगर किसी में भी डाउट रहेगा तो पूछिएगा। अभी लाइव क्लास नहीं कर पाए हैं 1-2 दिन, बट 20 से हम लोग रेगुलर लाइव रहेंगे। द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 4:5। ठीक है, सिंपल सा है, 4:5 के अलावा कुछ देता तो हम लोगों को दिक्कत होती। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस अगर इसका 4x है तो हाइपोटेन्यूज कितना है 5x है। तब आपको इसका पेरीमीटर बताना है। ठीक है, एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। तो आपको इसका एरिया बताना है। तो देखो पेरीमीटर दिया है तो उसके लिए मेरे को तीनों साइड पता होना चाहिए, तब तो मैं ऐड करूंगा। अब देखो, एक जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, तो एक हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर, हाइपोटेनियस मतलब ये जो आपका सबसे बड़ा वाला है। ठीक है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पर आपको हाइपोटेनियस के स्क्वायर मतलब 5x के स्क्वायर, ये वैसे आपका ट्रिपलेट है, 3 4 5 आपको पता ही रखना है ना। 3 4 2 आपका 3 4 है, चौथा वाला 5 होगा। देखो अभी आपको परपेंडिकुलर को निकालना है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर को, और बेस के स्क्वायर भी आपको दिया हुआ है 4x का स्क्वायर। इसको आप सिंपल सा है, आप इसको निकालेंगे, ये आपका 3x आ जाएगा। ओके, ट्रिपलेट है इसलिए मैं इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। 25x स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस करेंगे, 9x स्क्वायर बचेगा, रूट कर देंगे 3x बचेगा, मतलब ये आपका कितना हो गया 3x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि पेरीमीटर, है ना, इतना तो आपका मिल गया। अब इसका पेरीमीटर, परिमाप, पेरीमीटर, पेरीमीटर सिंपल सा क्या होता है, एक जगह से आप एक थ्रेड लेके चालू कीजिए रस्सी, इसको आप पूरा घुमाते हुए फिर से वहीं पे ले गई, तो जो आएगा आपको पेरीमीटर होगा। अब यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट किए, है ना, इस पॉइंट से स्टार्ट किए, तो यहाँ से यहाँ तक आए कितना हो गया 3x प्लस 4x प्लस 5x। पेरीमीटर का कितना हो गया 3x प्लस 4x प्लस 5x। और यही चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि पेरीमीटर का 48 है, तो 4 3 7 7 5 12, 12x का वैल्यू कितना हो गया 12, x का वैल्यू कितना हो गया 4। जब x का वैल्यू 4 हो गया तो आप इसका सभी साइड निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब 4 इंटू 4, ये कितना हो जा रहा होगा 16। ठीक है, अब ये कितना है आपका 5 इंटू 4, मतलब कितना हो गया 20, और ये कितना है 3 इंटू 4, मतलब कितना 12। ठीक है, आपको इसमें तीनों साइड भी पता चल गया। लेकिन इसका पूछा क्या है एरिया, तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ, आप जिस साइड से लोगे उस बेस को लोगे तो उसके ऊंचाई वाला जो उसका हाइट रहेगा, है ना। इसको बेस लेते तो ये हाइट रहता, इसको बेस लेते तो ये हाइट रहेगा। तो इसका एरिया निकालना है, एरिया मतलब हाफ हो गया, बेस तो आपको पता है कितना है 4 इंटू 4 मतलब कितना 16, और हाइट आपका कितना है 4 इंटू 3 मतलब 12। ठीक है, बस अब इसको हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग को यूनिट डिजिट आता है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे, 6 हो जाएगा। और यूनिट डिजिट में 6 को जब भी आप यूनिट डिजिट में 6 वाले किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, आपकी यूनिट डिजिट में हमेशा 6 ही आएगा, है ना। बाकी
सिंपल सा है, 2 6 जा 16 6 जा 96, ये आपका आंसर 96। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सा है ना, इसके ऊपर आप लोग सब जरूर ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, दिख चुका है, ठीक है, मैं पर यहाँ पे जूम भी कर देता हूँ। बहुत अच्छा का क्वेश्चन है। 3/5 पार्ट ऑफ द केरोसिन टिन इज फिल्ड, है ना, एक केरोसिन टिन का 3/5 मतलब 60% पे ये फिल्ड है। इफ 6 बॉटल्स आर टेकन आउट एंड 3 बॉटल्स आर फिल्ड अगेन, 6 बॉटल निकाले और 3 बॉटल वापस डाल दिए, तो हाफ ऑफ द टिन इज फुल, टिन का आधा फुल है, ठीक है। देन द कैपेसिटी ऑफ टिन इन बॉटल्स, मतलब बॉटल्स में टिन का कैपेसिटी कितना है, मतलब एक टिन मतलब कितना बॉटल, ऐसा कुछ पूछा है, ठीक है। अब देखो, मान लो कि इसका टोटल कैपेसिटी मैं बोलता हूँ, टोटल कैपेसिटी है वो x है, ठीक है। तो शुरू में कितना फिल है, शुरू में 3/5 x फिल है। अब इसमें से हम लोग कितना, 6 बॉटल निकाल दिए, लेकिन 3 बॉटल डाल दिए, ठीक है। तो क्या हो गया, ये अपना आधा फिल्ड हो गया, है ना। यही चीज़ है, देखो फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, फिर से देखो। अभी ये x का 3/5 फिल्ड है, हाँ। अब इसी में हम लोग 6 बॉटल निकाल दिए, 6b सब बॉटल, और 3 बॉटल डाल दिए, तो ये बच कितना गया है, जितना कैपेसिटी था उसका आधा, यही तो कहा गया है ना। तो पुनः डाला गया तो 3 आधा भर जाता है, मतलब आधा भरा। अब इसको हमको सॉल्व करना है कि 3/5x है, ये क्या हो गया, 6 में से 3 को माइनस करूँगा, -3 हो जाएगा, है ना। इसको मैं एक्स एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले आता हूँ, बाकी टर्म्स को एक तरफ ले आता हूँ। 3/5 माइनस 1/2, 1/2 एक्स, और ये बॉटल वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये इधर माइनस है तो राइट साइड आके ये क्या हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, और ये 3 बॉटल्स हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। 60% में से आप 50% माइनस करोगे, 10% आएगा, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 1/10x इक्वल टू 3b आएगा, ठीक है। मतलब 1/10x इसके बराबर है, या फिर इस 10 को आप इधर कर दो, तो जो x है, मतलब जो फुल टिन है, वो 30 बॉटल्स के बराबर है ना। तो जो टोटल है, टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी क्या है, या तो ये x है या फिर ये 30 बॉटल्स के बराबर है। यही था आपका क्वेश्चन था कि जो टोटल कैपेसिटी है कितने बॉटल्स के बराबर है, वो x बॉटल के बराबर है ना। वही चीज़ है, किसी को अगर समझ में नहीं आएगा आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिए, या फिर हम लोग टेलीग्राम के थ्रू भी पूरा डिस्कस कर सकते हैं ना। टेलीग्राम में तो आप इमेज भी भेज सकते हो। चलो देखिएगा, ये क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं था तो यहाँ पे मैं अलग से भी लिख दिया हूँ, ठीक है। परसेंटेज का सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इज इंक्रीज बाई 10%, इसको हम लोग डायरेक्ट भी समझ के देखते हैं, है ना, डायरेक्ट बाई एग्जाम्पल समझते हैं, या फिर फॉर्मूला समझते हैं, दोनों से हो जाएगा, ठीक है। देखो, इफ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इज इंक्रीज बाई 10%, कॉफ़ी का जो प्राइस है 10% बढ़ गया, देन हाउ मच परसेंटेज मस्ट अ हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंजप्शन सो हैव नो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, तो उसमें कोई एक्सपेंडिचर में कुछ बढ़ोतरी मत हो। कॉफ़ी का प्राइस 10% बढ़ गया, तो हम लोग खाना कितना कम करें कि प्राइस में कोई चेंज हो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। मान लो कि आप 100 रुपीज़ में 1 kg कॉफ़ी लेते थे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीज़ में आप 1 kg कॉफ़ी लेते थे, ठीक है। अब आप दुकान में जाओगे, दुकान में जाके बोलोगे कि मुझे 1 kg कॉफ़ी दे दीजिए, है ना, तो 1 kg कॉफ़ी वो दे देंगे। क्या हो जाएगा, फिर बोलेंगे कि 110 रुपये हो गया, क्योंकि 10% तो बढ़ गया। तब आप क्या बोलोगे कि आपको अगर वही खर्चा चाहिए तो 10 रुपये का कॉफ़ी को निकाल लो, किसमें से, ये जो 110 का आपका पैक हुआ इसमें से, है ना। 10 रुपये हम लोग कम करवा लिए जो बढ़ा हुआ रेट में था उसमें से, तभी तो वो 100 रुपये बचेगा ना। और 10 को हम लोग निकाले 110 का, तो ये कितना परसेंट है, यही तो हमको निकालना है, ठीक है। सिंपल था, इसको आप लोग सॉल्व करोगे, 0 0 कटेगा, 100/11 मतलब 9 होल 1/11, ठीक है। डायरेक्ट समझे, 100 रुपये का कॉफ़ी 110 का हो गया, तो आप क्या किए, 10 रुपये का निकलवा दिए, कितना, अब जो 110 का आपका सॉल्व हो चुका था, 10 रुपये का निकाल देंगे 110 में से, क्या हो जाएगा 10/1000, सॉरी 10/100, 10 × 100, ठीक है। सिंपल सा है। इसको अगर आपको फॉर्मूले की तरह देखना है तो आप क्या करोगे, 100 में जो आपका गिवन परसेंटेज है ना, गिवन परसेंटेज है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे की तरफ अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है, हाँ, अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तो प्लस करोगे, अगर आपका घट रहा है तो माइनस कर दो, ठीक है। सिंपल सा करके देखो, 100 × 10% दिया हुआ है, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, इसलिए मैं गिवन लिखा हूँ यहाँ पे। 100 में से
गिवन कितना है 110। देखो तो वही चीज आ गया क्या, 0 0 कटा, आपका कितना आ गया 9 होल 1/11%। ठीक है, 9 होल 1/11%। ठीक है, वही चीज है। आगे देखते हैं, परसेंटेज में हम लोग पढ़े हैं ना, फिर से पढ़ेंगे भी। चलिए देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। द आउटर मेजरमेंट ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर 45 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, है ना। एक लकड़ी के बंद डिब्बे की बाहरी माप कितना है, 45 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। यदि इफ द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड 1 सेंटीमीटर थिक, 1 सेंटीमीटर थिक है, द कैपेसिटी ऑफ द वुड, कैपेसिटी मतलब अंदर में कैपेसिटी उसका जो है वॉल्यूम है वो कितना। देखो सिंपल सा है, जैसे अगर ये हमारे वुडन बॉक्स है, अगर ये सभी तरफ से 1 1 सेंटीमीटर चौड़ा है ना, मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर ये इसका लंबाई था, ये कितना था 45 सेंटीमीटर, अब ये इधर से भी तो 1 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा, इधर से भी 1 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा, ये जो बीच का है ये बचेगा कितना, 43 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, ये आपका कितना 43 सेंटीमीटर बचेगा। सिमिलरली ये भी अगर मैं इसका हाइट को बोलता हूँ 32 सेंटीमीटर है, तो ये अंदर वाला हाइट कितना होगा, इससे 2 कम, मतलब 30 सेंटीमीटर, है ना। इसी तरीके से इसका अगर आप अंदर वाले को देखते हो 26 सेंटीमीटर बचेगा। अब ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड मतलब समझ रहे हैं ना, आमने सामने का बराबर, ठीक है, क्यूबॉइड है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में नया क्यूबॉइड जो अंदर की तरफ है, तो क्या हो जाएगा 45 से 2 कम, मतलब कितना 43, है ना, ये 43, ये 30, अंदर होगा ना 30, और ये कितना 26। ठीक है, 43 इंटू कितना हो गया आपका 30 इंटू कितना 26, 26 लिखा हुआ है ना, अच्छा लिखा हुआ 26। ठीक है, सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 33540 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। हाँ, टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ई था क्वेश्चन एक तरीके से देखिएगा, है ना। टाइम एंड वर्क को हम लोग 3 मेथड से पढ़े हैं, चैन रूल मेथड वाला पढ़े हैं, बेसिक मेथड पढ़े हैं, है ना। बेसिक मेथड मतलब एक आदमी के एक दिन का काम निकालते हुए, और सबसे इजी जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं, एलिगेशन मेथड भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिएगा पूरे 10 पार्ट में है, हर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, है ना। 7 मैन और 8 वुमेन और 10 बॉयज, और लिखा हुआ है ना, या तो हिंदी में कहिए या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मतलब इन लोग बराबर हैं आपस में, है ना। जो 7 मैन हैं किसके बराबर हैं, 8 वुमेन के बराबर हैं, और यही किसके हैं 10 बॉयज के बराबर हैं। वही है ना, 7 मैन 8 वुमेन और 10 बॉयज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज ऑफ ईच, 24 डेज ईच ऑफ देम वर्किंग 9 आवर्स अ डे। अगर ये डेली 9 घंटे काम करते हैं तो ये 24 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। देन फाइंड हाउ मेनी मैन, है ना, हाउ मेनी मैन with the help of 4 women and 5 boys can finish the work in 18 days when each of them working 6 hours a day। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, M1 D1 T1, ये कैसे आता है मैं बता चुका हूँ। ठीक है, M2 D2 T2। ठीक है, अब देखो कंपेयर हमको करना है ना, अगर दोनों तरफ सेम क्वांटिटी होता तो हम लोग कंपेयर कर लेते, लेकिन मैन भी है वुमेन भी है बॉयज भी है, तो हम लोग इसको एक किसी से कंपेयर करेंगे, है ना, तीनों तो इक्वल ही है। तो यहाँ पे मैन की जगह मैं ले लेता हूँ क्या, 7 मैन है। ठीक है, शुरू वाला कंडीशन 7 मैन है, 24 डेज तक काम कर रहे हैं, और डेली 9 आवर्स काम कर रहे हैं। और सेकेंड कंडीशन में कितने मैन है मेरे को पता नहीं है ना, एक्स्ट्रा यही तो पूछा है कितने मैन है। अब कितना कहा गया है, विद द हेल्प ऑफ 4 वुमेन और 5 बॉय के साथ काम करते हैं, कितना 18 दिन तक काम करते हैं, और डेली 6 आवर्स। अब यहाँ पर ये वुमेन और मैन एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो इसको आप कर सकते हो ना, देखो। ठीक है, वुमेन, ये आपको पता है कि 8 वुमेन बराबर कितना है 7 मैन है, तो 4 वुमेन बराबर कितना होंगे, इसको आधा कर दो 3.5 मैन। ठीक है, सिमिलरली अगला क्या है आपका, जो 10 बॉयज हैं बराबर 7 मैन है, तो 5 बॉयज बराबर क्या होंगे, यही 3.5 मैन होंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग इसी एक ही टर्म में ले आते हैं, सबको मैन मैन के टर्म में ले आते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया कितना 7 मैन इंटू 24 इंटू 9, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा x प्लस 3.5 प्लस 3.5 कितने मैन हैं इंटू 18 इंटू 6। ठीक है, एक इक्वेशन है, एक ही नोन है, सिंपल सा है, निकल जाएगा। ठीक है, 9 2 जा 18, 2 और 6 मतलब 12, है ना, ऐसे कर दे रहा हूँ, 6 4 जा 2 2 जा। ठीक है,
बचा कितना इधर 14 है ना, इधर कितना बचा है 14 और इधर कितना है x प्लस 3.5 3.5 मतलब 7, इधर माइनस हो जाएगा x इक्वल्स टू 7, x क्या था नंबर ऑफ मिनट है ना, ये है 7 में। ठीक है, नहीं समझ में आएगा बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा कुछ होगा। आया हुआ क्वेश्चन है ना, तब आया हुआ क्वेश्चन है आपका। द शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%, प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक at 10% discount on the printed price. The ratio of cost price and the printed price of the book is, ठीक है, क्या कहा गया है, एक दुकानदार एक किताब के छपे हुए दाम में 10% छूट देने के बाद भी उसको उपरांत भी 12% लाभ कमाता है, तो किताब का क्रय मूल्य छपे मूल्य के कितना अनुपात में होगा। ठीक है, सिंपल सा एक चीज आप लोग समझ जाइए कि सबसे ज्यादा आपका क्या होता है एमआरपी है ना, किसी भी चीज में एमआरपी होता है, जब हम लोग उसमें डिस्काउंट देते हैं तो हमको सेलिंग प्राइस मिलता है बुक का, है ना, जैसे कोई किस भी बुक लेंगे, जितना उसमें प्रिंटेड रेट रहेगा उसमें कोई डिस्काउंट देंगे, जितना प्राइस आएगा उतने में वो आपको बेचते हैं, या फिर जितना कॉस्ट प्राइस है उसमें वो अपना प्रॉफिट लेते हैं, तो जो आता है वो आपका सेलिंग प्राइस होता है ना। मतलब सेलिंग प्राइस आपका क्या है, या तो आप एमआरपी में डिस्काउंट कर दो तो आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, या फिर सीपी में आप प्रॉफिट ले लो, सीपी में आप सॉरी सीपी में आप प्रॉफिट ले लो तो आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो हमको इन दोनों का रेशियो चाहिए, हमको डिस्काउंट पता है प्रॉफिट पता है, तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, 100 कट कर लेंगे, ये एमआरपी दोनों सेलिंग प्राइस ही है ना, 100 में से डी मतलब डिस्काउंट कितना 10% डिस्काउंट कर दोगे बचेगा कितना 90, और ये क्या है सीपी प्रॉफिट ऐड कर दोगे बचेगा कितना 112। ठीक है, तो आपको सीपी बाई एमआरपी चाहिए ना, तो सीपी को ऊपर रखो एमआरपी को नीचे रखो, सीपी बाई एमआरपी चाहिए, सीपी वाले टर्म को ऊपर रखो एमआरपी नीचे, तो ये इधर क्या हो जाएगा ऊपर में 90 और नीचे क्या हो जाएगा 100, तो इसको दोनों को 2 से काटो, 245 जब 256 जब, दैट इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे यही किया हूँ ना, ये सेलिंग प्राइस होता है, अब यहाँ पे हम लोग इक्वेट करने के लिए ना, ये सेलिंग प्राइस के इक्वल नहीं है, ठीक है, 100 नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं, तो ये 100 दोनों का कॉमन था कट गया, 100 में से मैं डिस्काउंट कितना है 10% है ना, मतलब 90% प्राइस रह गया, 100 में से 10 माइनस किया 90, वही 90 है, 100 में मैं प्रॉफिट ऐड किया 100 वही 12। ठीक है, तो 45 बाई 45 आगे देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है फिर से परसेंटेज का। द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज मेड ट्वाइस लार्ज, ठीक है, एक सिलेंडर अभी हम लोग देखे थे, हाउ शुड द हाइट बी चेंज सो दैट द वॉल्यूम रिमेन्स सेम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, थोड़ी देर पहले देखे थे पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर, अब हम लोग नया पुराना वाला आर का जो रेडियस है इसको ट्वाइस कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर R1 है और पुराना वाला H1, ठीक है, तो हम लोग नया क्या कर रहे हैं, हमको बराबर करना है, पाई तो पाई रहेगा, नया वाला जो R1 है ये क्या हो रहा है 2 टाइम्स पुराना वाला आर, और अब हम लोग H2 को कितना चेंज करें यही पूछा गया है। ठीक है, देखो सिंपल सा है, सिंपल सा है, अगर हम लोग इसको देखते हैं बराबर करने के लिए 2 का स्क्वायर कर दोगे, पाई पाई का तो कट कर दो, पाई पाई को कट कर दो, इधर स्क्वायर रहेगा ना, एक मिनट स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ये आपका R1 स्क्वायर यहाँ भी है, R1 स्क्वायर यहाँ भी है, ये कट जाएगा, ये R1 स्क्वायर कटा, ये R1 स्क्वायर कटा, तो बचा क्या है यहाँ पर 4H2 और ये क्या है H1, या फिर कहिए जो नया वाला H2 ये पुराने वाले H का बाई 4 ना, यही चीज़ है ना, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 बचेगा। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 4 R1 का स्क्वायर, तो ये कटा है ना, अब जो पुराना वाला हाइट है उसका एक चौथाई, एक चौथाई मतलब कितना 25% है ना, 1/4 मतलब कितना होता है 1/4, परसेंटेज में बोलोगे तो कितना होगा 100 मल्टीप्लाई कर तो 25% होता है। ठीक है, वही है जो ओरिजिनल हाइट है उसका 25% करेंगे तभी इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, अगर लगे फास्ट हो रहा है तो हम स्लो करेंगे, कि पिछले वीडियो स्लो थे उसमें कमेंट्स आते थे कि थोड़ा फास्ट करें और एग्जाम ठीक हिसाब से करें रहे। चलिए, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल whose sides are 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ज्योमेट्री का है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा, अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है एक साइड 3 सेंटीमीटर है ना,
और एक साइड आपका 7 सेंटीमीटर है, मान लो कि 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर। जिधर सबसे लंबा है वहीं का एंगल भी सबसे ज़्यादा होगा, है ना, और आपसे ये राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख जाता है। थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है, ऐसा, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको बोलता हूँ ये ए है ना, ये बी है और ये सी, ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। फिर अगर हमको यही वाला एंगल चाहिए फिर सामने वाला, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो आपका लॉन्गेस्ट साइड है ना, उसके अलावा दोनों का स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, फिर जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके स्क्वायर को आप माइनस कर दोगे, ठीक है, और इसके बाद इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 2ab से, ठीक है, मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके अलावा जो दोनों। अब देखो कॉस थीटा, ए स्क्वायर मतलब कितना है आपका, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मतलब कितना, 7 का स्क्वायर अपॉन 2 × 3 × 5, ठीक है। सिंपल सा है, सॉल्व करो, ये कितना हो गया 9 प्लस 25 माइनस 49 अपॉन 6 6 36, ठीक है, ये कितना आ गया आपका 36, नहीं, हाँ 34 के साथ माइनस करोगे ये क्या आ गया, -15/30 या फिर कहिए कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2, ठीक है, सॉरी -1/2, 120 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 120 डिग्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे अच्छे से, बट सिंपल सा ज्योमेट्री है यहाँ का, ठीक है। ठीक है, 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं हम लोग। अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये सीजी हॉस्टल वार्डन 2016 का पेपर था, ठीक है। इसके अलावा 2017 वाला क्वेश्चन कल हम लोग 8 PM तक देख लेंगे, और उसके बाद परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीजी टेट, ठीक है, मैथमेटिक्स पार्ट ही करेंगे उसका, और सी टेट मतलब सेंटर वाला टेट, या फिर किसी भी स्टेट का जो टेट होता है ऑलमोस्ट सेम पैटर्न होता है, उसका जो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग सीरीज छात्रा शिक्षक का जो मैथमेटिक्स लेसन है कल मिलते हैं 8 PM पे। आज जितना भी पढ़ेंगे उसमें कुछ भी डाउट होगा क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा, है ना। इसके अलावा जो भी कुछ भी सजेशन हो, आइडिया हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। डिस्कशन करना है, इमेज भी पूछना है, आप टेलीग्राम के थ्रू कर देख सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला जो पेपर अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसका पेपर भी मैं कमेंट सॉरी डिस्क्रिप्शन में कमेंट और कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। इसके अलावा जो भी बुक्स, स्टडी मटेरियल, बहुत सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी है ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, है ना। मेरा ईमेल आईडी, मेरा फेसबुक प्रोफाइल, जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर चेकआउट किया कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दे दीजिए, ना पता चले कैसा लगा।